धर्म और जाति, यानी राजनीति के वो दो हथियार जिनका इस्तेमाल दशकों से होता आ रहा है। क्या उसी धर्म जाति की लड़ाई में अब दोबारा तेजी देखी जा रही है? इसीलिए आज देश के सबसे बड़े राज्य में छिड़ते जाति युद्ध से सबसे पहले हम आपको खबरदार करेंगे, जहां 24 जून को इटावा में यादव कथावाचक की चोटी काटने, सर मुंडवाने, पैर छुआकर माफी मंगवाने के बाद ब्राह्मण बनाम यादव राजनीति फैलने लगी। इसके बाद 26 जून को बरेली में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने पर जातिगत तनाव फैलाने की कोशिश का आरोप लगता है। 29 जून को प्रयागराज में दलित युवक की हत्या हो जाती है। आरोपी क्षत्रिय समाज से आते हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी तुरंत होती है, लेकिन तब तक दलित बनाम क्षत्रिय की राजनीति तेज होने लगती है। 29 जून को ही मुजफ्फरनगर में जाति के साथ धार्मिक तनाव का नया ताना बाना बुनना शुरू होता है, जब कांवड़ रूट पर होटल या दुकान हिंदू है या मुसलमान की जांच के ठेकेदार एक संगठन और उसके लोग बन जाते हैं। तब तक 30 जून यानी आज पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े, जहां से बाद में आकर माफिया अतीक अहमद तक ने चुनाव लड़ा, उसी फूलपुर से एक दलित बच्ची को बहलाकर केरल ले जाकर धर्मांतरण का दावा वहां पर होता है। आरोप यह तक लगता है कि नाबालिग दलित का धर्मांतरण करा के उसे जिहादी बनाना मकसद था। इस खबर के आते ही सब खबरदार हो गए और अब सवाल है कि क्या केवल एक दलित नाबालिग ही इस रैकेट के चंगुल में आई या फिर खेल बड़ा है? चलो घूमने बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। सोमवार सुबह से इस खबर की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दलित लड़की का धर्मांतरण करा जिहाद कराने की साजिश हुई। कुछ लोगों ने इसे उत्तर प्रदेश की द केरल स्टोरी नाम तक दे दिया, लेकिन क्या सच यही है या फिर कहानी कुछ और है? इस खबर में पहला किरदार फूलपुर की नाबालिग दलित लड़की, दूसरा किरदार आरोपी दरख्शा बानो जो गिरफ्तार है, तीसरा किरदार है मोहम्मद कैफ जो गिरफ्तार किया जा चुका है, और चौथा किरदार है ताज जो अब तक फरार है। प्रयागराज के पास फूलपुर के इसी घर में रहने वाली दरख्शा बानो पर जो आरोप लगे, उसने एक बहुत बड़ी चिंता पैदा करने वाली खबर दी। खबर है कि यूपी से दलित लड़की को पैसे का लालच देकर केरल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश से नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। दावा है कि उत्तर प्रदेश से बहलाकर ले जाई गई नाबालिग लड़की को केरल में जिहाद की ट्रेनिंग तक आगे दी जानी थी। कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद दरअसल मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी। दरख्शा बोली क्यों रो रही हो? रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरख्शा के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया
दरस्ता ने उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की को। आरोपों के मुताबिक 8 मई को दरक्षा बानो अपने साथ नाबालिग दलित लड़की को फूलपुर से पहले प्रयागराज लाती है, फिर वहां से दोनों दिल्ली तक जाते हैं और फिर दिल्ली से केरल के त्रिशूर पहुंचते हैं। त्रिशूर में दलित लड़की के मुताबिक एक कमरे में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग बैठे थे जो आतंक और जिहाद की बातें कर रहे थे, जिनसे बचकर वो भागी और फिर किसी तरह पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज लाई गई। आरोप लगाया गया है कि केरल में दरक्षा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आरोपी दरक्षा बानो एक संगठित गिरोह के साथ शामिल है, जो गरीब एवं दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराकर आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कराने का कार्य करती है। क्या चलो वहाँ इस्लामिया क्या होता है वो करेंगे, वहाँ पैसा भी मिलेगा, इसी भुलौना में लिया के उसको गई है। धर्मांतरण के नाम पर पैसा मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, तमाम वादे, तमाम झूठे वादे कर यहाँ से एक हंसती खेलती बच्ची को इस परिवार से उसके आर्थिक हालातों का फायदा उठाते हुए यहाँ से ले जाया गया। अब सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की की तरह क्या और भी बच्चियों को उत्तर प्रदेश से केरल धर्मांतरण के लिए ले जाया गया? सवाल है कि नाबालिग दलित लड़की को त्रिशूर से आगे फिर कहां ले जाना था? सवालों का जवाब मोहम्मद कैफ और दरक्षा बानो दे सकते हैं, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी ताज मोहम्मद नाम का शख्स फरार है। ये वो ताज मोहम्मद है जिससे दरक्षा लगातार प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली और दिल्ली से त्रिशूर स्टेशन पहुंचने तक बात कर रही थी, फोन पर बता रही थी कि वो केरल पहुंच रही है। यानी ताज मोहम्मद उस कैंप की कड़ी हो सकता है जहां पर नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिलहाल प्रयागराज पुलिस का दावा है कि यह तो एक कड़ी हाथ में आई है, अभी केरल मॉड्यूल के इस जिहादी कनेक्शन का पूरा ताना बाना सामने आना बाकी है। जो ये मामला अब आगे बढ़ेगा, तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी धर्मांतरण के मुद्दे पर दलित बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज होती जाएगी। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, फूलपुर, आज तक। जो आरोपी लड़की है दरक्षा, उसी गांव की रहने वाली है जहां नाबालिग दलित रहती थी। सवाल है कि क्या ये लोग और भी ग्रामीण दलित पिछड़ी लड़कियों को फंसाकर केरल ले गए थे? इसी सवाल से जुड़ी बड़ी खबर आई है। आज तक से बातचीत में प्रयागराज के गंगानगर डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया है कि ताज मोहम्मद नाम का आरोपी जो केरल में रहता है, वो लगातार आरोपी दरक्षा के संपर्क में था। दावा है कि और भी दलित बच्चियों को पैसा देकर फंसाया जा सकता है। पुलिस इसी से जुड़े लिंक पर काम कर रही है। ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति का जो जिक्र किया है, लड़की ने बताया था कि वो केरल में रहता था और उससे दरक्षा बानो लगातार संपर्क में रहती थी और ये इनका जो कनेक्शन है, इसके एस्टैब्लिश या क्या उसके लिंक्स हैं, वो हम अभी उसको वर्कआउट कर रहे हैं। जैसा कि लड़की ने कहा, उसने बताया कि वहाँ पे जो उससे संदिग्ध लोग मिले थे, उन्होंने उसको बताया कि इस तरीके से वो और भी देश के गरीब और दलित लड़कियों को लाके वहाँ पर पैसा देते हैं और इस तरह की चीज़ें उसने बताई हैं। तो ये अभी इस चीज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक लिंक्स हैं, उसको हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद कंक्लूसिवली ये कहा जा सकता है। प्रयागराज के गंगानगर डीसीपी से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की है। ये पूरा मामला हमें समझना होगा। ये यूपी ब्यूरो की तरफ से, हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है और समर्थ, इस बात को समझने के लिए जरूरी है ये भी समझ पाना कि कितनी गुंजाइश लग रही है कि ये पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है। केवल एक बच्ची की बात नहीं, मुमकिन है कि और आशंका है बड़ी
कि और भी लोग इसमें हो सकते हैं, और भी लोगों को बरगलाने की कोशिश हो सकती है? बिल्कुल श्वेता, जब इस घटना के तथ्य सामने आए तो वो बहुत डराने वाले और चौंकाने वाले थे। केरला डायरी जैसी घटनाएं प्रतीत होती रही, और जब ग्राउंड पर यहाँ पहुँचते हैं तो हालात वैसे ही समझ में आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है। ये घटना तो चलिए सामने आ गई, ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो वहां होंगी। जब परिवार से बातचीत की तो परिवार ने ये कहा कि जो लड़की है, नाबालिग दलित लड़की, उसने ये तक कहा कि वो किसी जगह पर जब गई तो वहां देखा कि कुछ लोग थे संदिग्ध, और वहां कुछ और कम उम्र की लड़कियां वहां मौजूद थी। तो आखिर ऐसा क्या है केरल में, ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर किस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मोडस ऑपरेंडी पुलिस भी जिस पर काम कर रही है, कि ये जो भी नेक्सस से जो भी ग्रुप है वो गरीब लड़कियों को टारगेट कर रहा है, दलित लड़कियों को टारगेट कर रहा है, और ब्रेन वॉश कर, और खासकर कम उम्र की लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जिनको आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके और फिर वो उनका इस्तेमाल कर सके। किस तरह इस्तेमाल होगा, आतंकी कनेक्शन को लेकर पुलिस डिनाई नहीं कर रही है। जब डीसीपी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम अभी आतंकी नेक्सस को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केरला से आखिर कहां ले जाने की कोशिश थी, किस देश में ले जाने की कोशिश थी, और आखिर धर्मांतरण का इतना दबाव लगातार क्यों बनाया जा रहा था। ठीक है, लड़की नाबालिग है, वो ब्रेन वॉश हो गई, लेकिन उसके बाद लगभग आप समझिए 1-1.5 महीना वो वहां रही है। 8 मई को जो है जब गायब हुई लड़की, जो सामने बानो का परिवार है, उसके माता पिता ने यहाँ पर कहा आकर कि घूमने गए होंगे बच्चे, 2 दिन में आ जाएंगे। पर परिवार को जब शक हुआ तो पुलिस कंप्लेंट कराने पहुंचे, लगभग 1 महीना हो गया। आप समझिए उसके बाद जब सही बात है, किस्मत थी कि वो बच्ची वापस आई, और उसकी तरफ से इन बातों के बाद समर, जैसा आप बता रहे हैं कि आगे जांच भी। बहुत शुक्रिया समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी, उनकी बातें आपने सुनी, और वाकई ये बहुत दहलाने वाली चीज है कि एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से बरगलाया गया, ले जाया गया, और किस्मत से अब ये बात सामने है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि कहीं और मामले तो नहीं है ऐसे। दलित बेटी के धर्मांतरण और जिहादी बनाने के दावे से जुड़ी इस खबर पर जल्द आपको और भी राजनीति उत्तर प्रदेश में होती नजर आएगी, जब दलितों को सावधान करती सियासत शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में भले विधानसभा चुनाव अभी होने में 21 महीने लगभग बाकी हैं, लेकिन अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं। उससे पहले 25 में 26 और 27 दोनों की बिसात बिछाई जा रही है। मोहरा फिर वही जातियां हैं। जहां इटावा में यादव कथावाचक के अपमान के बाद शुरू हुई राजनीति में अब अमीर कथावाचक और गरीब कथावाचक का एंगल आ गया है। अखिलेश यादव के निशाने पर बाबा बागेश्वर। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। ये कौन है अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम जी के लड़के हैं, मुलायम यादव जी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या चुन चुनकर उत्तर प्रदेश का जातिगत समीकरण साधने में जुटे हैं? पहले अखिलेश यादव ने इटावा में यादव कथावाचक के साथ चोटी काटने, बाल मुंडवाने और पैर छुआने के विवाद में उन्हें पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने नई बहस छेड़ दी। बहस कथावाचक की जाति पर नहीं, बल्कि बहस अमीर कथावाचक और गरीब कथावाचक वाली। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव की तरफ से बाबा बागेश्वर को 50 लाख वाला कथावाचक बताते ही पहले तो उन पर सियासी हमला होता है। देखिए, बाबा बागेश्वर पर वो टिप्पणी किए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये कौन है अखिलेश यादव? मुल्ला मुलायम जी के लड़के हैं, मुलायम यादव जी के। और ये सनातन धर्म गुरुओं को गाली देंगे और मौलवी से प्रेम करेंगे, मौलवी पर न्यौछावर करेंगे जब इनकी सरकार होगी। बाबा बागेश्वर से ये डरे हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने
देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। सवाल है कि आखिर इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई घटना के बाद जहां अगड़े पिछड़े की राजनीति चलने लगी, वहां बाबा बागेश्वर का नाम लेकर ही अखिलेश यादव ने क्यों बयान दिया? उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें। तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं, बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए। कथावाचकों के बीच अमीर गरीब की लाइन खींचते हुए अखिलेश जब बाबा बागेश्वर का नाम लेते हैं तो क्या इसकी वजह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद वाली बात कहना रहा है? भारत को हमको भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा उस दिन भारत भव्य है। बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे। बाबा बागेश्वर की कथा पर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बात करते हुए ये कहते हैं कि भारत बंटने नहीं देंगे, हिंदू घटने नहीं देंगे, हिंदुओं को एक करके छोड़ेंगे। तब क्या अखिलेश यादव असल में बाबा बागेश्वर पर निशाना साधकर बिहार से उत्तर प्रदेश तक के लिए चुनावी दांव चल रहे हैं, जहां आपकी अखिलेश यादव और बाबा बागेश्वर इटावा के चोटी कांड को लेकर आमने सामने हैं। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव क्यों इस अगड़े पिछड़े की सियासत पर जोर दे रहे हैं? इसकी वजह 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा है, जहां यूपी के भीतर बीजेपी के वोट बैंक में 2019 के मुकाबले कोयरी कुर्मी वोट 19% तक घटा। यूपी में बीजेपी का अन्य ओबीसी वोट 2019 के मुकाबले 15% घटा। यादव वोट 9% तक कम हो गया। गैर जाटव दलित वोट 20% तक घट गया। यानी हिंदू वोट बटा तो बीजेपी के खाते से 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी की 29 सीट कट गई। दावा होता है इसीलिए जातिगत समीकरण साधने पर जोर अखिलेश यादव का है और एक है तो सेफ है बताने पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है,
जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने कथावाचक की जाति पर होती राजनीतिक लड़ाई में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी सवाल किया कि क्या पूजा पाठ कथा बांचने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होगा, दूसरी जातियों को नहीं। सवाल उठ रहा है इस वक्त और सामाजिक तौर पर बड़े स्तर पर उठ रहा है, क्या ब्राह्मणों के अलावा जो ओबीसी बिरादरी है, यादव हैं, दलित हैं, क्या उन्हें भागवत पाठ का अधिकार है या नहीं? मैं आपको स्पष्ट, क्या वो पुजारी हो सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो रामायण की कथा सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, जिस आधार पर हम सब भगवान राम को याद करते हैं, उनके लीला को हम देखते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते हैं, व्यास गद्दी से बैठ करके हम जिस कथा को सुनते हैं, वो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। और दोनों ब्राह्मण नहीं थे। और ब्राह्मण समाज कभी भी अपने महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार की अराजकता खासकर हुई है इटावा के अंदर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जब पावर में आएंगे, यही गुंडे सड़क पर उतर करके कानून को तोड़ेंगे, नंगा नाच करेंगे हाथ में असलहे लेकर के? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम कानून के राज को स्थापित करेंगे और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अब आपको खबरदार करते हैं धर्म के उन ठेकेदारों से जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल की तरह सक्रिय होने लगे, जो अपना संगठन बनाकर, टीम बनाकर कांवड़ रूट पर जांच करने निकलते हैं। ये देखने निकलते हैं कि ढाबे, होटल, खाने पीने की दुकान का नाम और मालिक की पहचान एक धर्म से है या नहीं है। जो दुकान का नाम हिंदू से जुड़ा और मालिक की पहचान मुस्लिम से जुड़ी पाने पर हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। यहां तक कि धर्म के नाम पर वो हरकत तक करने लगे हैं जिसे बोलना तक शर्मनाक है, लेकिन इन्हें कोई नहीं रोकता। सवाल है क्यों? एक कर्मचारी को पीटा जा रहा है, हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रही है। ये सब कुछ मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा पर चल रहा है। करने वाले कोई कानून के रखवाले नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले। इस बार खुद को पीठाधीश्वर कहने वाले यशवीर महाराज की तरफ से ऐलान करके यूपी में कांवड़ रूट पर उन ढाबों की जांच की जा रही है या कहें कराई जा रही है जिनके ढाबे का नाम हिंदू नाम से जुड़ा है, लेकिन मालिक दावा होता है कि दूसरे धर्म के हैं। उसी का वीडियो पहले मुजफ्फरनगर से सामने आता है। यहाँ पंडित जी वैष्णो ढाबा चलता है, लेकिन पेमेंट स्कैनर पर नाम दावा होता है मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ आता है। इसीलिए फिर यहाँ पर कर्मचारियों का आधार कार्ड मांगना यशवीर महाराज की तरफ से बनाई गई टीम ने शुरू किया और आधार कार्ड न मिलने पर हंगामा होता है। फिर ढाबा कर्मचारियों का आरोप ये तक है कि आधार कार्ड नहीं दिखाने पर पैंट तक उतरवा दी गई ताकि ये लोग जान सके कि कर्मचारी और होटल वाले हिंदू हैं या मुसलमान। बिना मैंने पैंट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं होएगा। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा, बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा, टेक का दर्द होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? मैंने ना, वो लौंडा काला लौंडा वो अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू, झूठ नहीं बोल रहा। होटल पे मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और पता कीजिए। पंडित जी का। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं
ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। अब सवाल है कि ये जांच का अधिकार, ये क्रूरता यशवीर महाराज जैसे लोगों को किसने दिया, जो दावा करते हैं कि 5000 लोगों की इन्होंने टीम बनाई और वो टीम कांवड़ रूट पर हर ढाबे, होटल के नाम और मालिक की पहचान की जांच करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में यशवीर महाराज जैसे लोगों के पास अब कानून संभालने की जिम्मेदारी आ गई? जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है। यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहाँ अपने आप ने जाकर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे, आपकी भावनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेगी, इसलिए पुलिस को ही उसकी सूचना दे। अब धर्म के नाम पर रखवाले रूपी ठेकेदार मुजफ्फरनगर से मेरठ तक जांच कर रहे हैं। भगवान वाराह की तस्वीर और भगवा ध्वज दुकानों पर बांटते दिखते हैं, इस दलील के साथ कि हिंदू दुकानदार इसे कांवड़ रूट पर अपनी दुकान के सामने लगाए। भगवान का जो चित्र है वो हम यहाँ होटल पे, हिंदू होटल जो उन्हें दे रहे हैं। एक भगवा रंग का जो पताका वो है ध्वज, वो हम उन लोगों को दे रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि जो नाम बदल के जिस तरीके से होटल खोले जाते हैं, हरिद्वार से इतनी बड़ी 4-5 करोड़ की कांवड़ यात्रा लोगों की हमारी निकलती है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश सरकार से, और भी जो है राज्य बदल बदल के जाती है, कई राज्यों से गुजरती है। हमारी बस यही मांग है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये जो थूक जिहाद है, रोटियों पे थूकना, भोजन दूषित करना, तो वो कांवड़िए जो हमारे जिस तरीके से उन्हें नहीं पता होता, वो हिंदू समझ के कहीं पे भी खा लेते हैं, ये लोग हरकतबाजी से बाज नहीं आते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों पर हिंदू मुसलमान का ये जांच अभियान वार्षिक उत्सव की तरह सामने आता है। सवाल है कि जो काम कानून का है, क्या वो करने की छूट कुछ हिंदूवादी संगठनों को दे दी गई? फिर चाहे वो किसी की पैंट तक उतरवाकर धर्म का पता करने लगे, और पुलिस कहीं कुछ भी नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश में जाति चल रही है, धर्म चल रहा है, बिहार भी पीछे नहीं। बिहार में पहले मुस्लिम वोट की चाहत में तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का वादा किया, तो बीजेपी ने आज वार, समाजवाद और नमाजवाद के शब्द बाण से किया। बिहार की चुनावी सियासत इन दिनों दो मुद्दों पर गर्म है। एक तो शरिया वालों ने वक्फ को मुद्दा बनाया हुआ है, दूसरे चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट सुधार पर संग्राम अलग। नया विवाद वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर होता है, जो तेजस्वी ने पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई रैली में बतौर मेहमान दिया। सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं, इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। अब सवाल उठ रहा है कि जब वक्फ के बहाने मुस्लिम वोट साधने विरोधी उतरे, तो क्या समाजवाद बनाम नमाजवाद के दांव से हिंदू वोट एकजुट करने में बीजेपी लग गई? लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण। किसकी इतनी हिम्मत हो गई इस लोकतंत्र में कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देगा? जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। यह बताते लोगों को कि हमारे पापा जब काम कर रहे थे, जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कोई काम नहीं किया। तो गांधी मैदान के बगल में वक्फ की संपत्ति अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसको तो खंडहर आपने बना दिया था। ये सियासत इसलिए क्योंकि गांधी मैदान में सामने हिलोरे ले रही भीड़ को देखकर तेजस्वी का हौसला बढ़ा और वक्फ कानून को लेकर उन्होंने मुस्लिमों से वो वादा किया जिसका सीधा मतलब है वोट पर निशाना। एनडीए
भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें। लेकिन इमारत-ए-शरिया नाम के संगठन के मंच पर तेजस्वी ने संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो बीजेपी को हिंदू मुसलमान की सियासत में बांटने के राजनीतिक आरोप लगाने का मौका मिल गया। के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। मैं बिहार की प्रबुद्ध जनता का आह्वान करता हूं कि उसके सामने दो रास्ते हैं, राष्ट्रवाद और समाजवाद। अब वास्तविक समाजवाद के रास्ते पर चलती हुई भाजपा और जदयू, और कठमुल्लापन वाले नमाजवाद के रास्ते पर चलती हुई इंडी गठबंधन, जो सरकार में आने पर पिछले दरवाजे से शरिया लागू करने के लिए कोशिश करेगी, और एक तरफ हमारी सरकार जो बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित रहेगी। दरअसल बिहार की चुनावी राजनीति में वक्त पर इमारत-ए-शरिया का मंच एक बहाना है। असल मकसद मुस्लिम वोट को रिझाना है। इसी कोशिश में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद से लेकर कन्हैया कुमार और फिर निर्दलीय पप्पू यादव तक, आरजेडी से खुद तेजस्वी यादव तो ओवैसी की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। और मुस्लिम वोट की सियासत के नजरिए से इन दलों में समानता यही है कि इन सभी को या तो मुस्लिम वोट मिलते रहें या ये ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट चाहते हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में महागठबंधन को जहां 76% मुस्लिम वोट मिला, वहां एनडीए केवल 5% वोट पाई, एलजेपी 2% और ओवैसी की पार्टी समेत अन्य को 17% मुस्लिम वोट मिला था। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को जिस नारे ने जीत दिलाई वो था, एक हैं तो सेफ हैं। 2 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे को इस नारे का अपने लिए मतलब समझ आ रहा है। हिंदी विरोध के नाम पर ठाकरे भाइयों की करीबी बढ़ रही है। फडणवीस सरकार ने भले ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को वापस ले लिया हो, फिर भी ठाकरे भाई 5 तारीख को साथ दिखेंगे। सवाल यह है कि उद्धव और राज ठाकरे को क्या यह समझ आ गया है कि एक हैं तो सेफ हैं? बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी बनने की जंग ने उद्धव और राज के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। इस अलगाव के 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सवाल है कि वजूद बचाने की जंग लड़ रहे ठाकरे भाई क्या एक साथ आएंगे भी? देखो, ये मराठी लोगों की शिवसेना, उनके हित के लिए काम करने वाली शिवसेना, और ये सब नेतृत्व बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में किया। उनके साथ काम करने वाला मैं एक कार्यकर्ता। ये शिवसेना का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, इसलिए ताकत कम हो गई शिवसेना की, और ये इकट्ठा आएंगे तो शिवसेना की ताकत बढ़ेगी।
ये मेरी मन की ईर्ष्या है। अब उनके परिवार का और उनकी दृष्टि से पॉलिटिकल कैसे जिंदा रहना वो उनका अपना विषय है। रही बात भाषा के ऊपर से राजनीति करके जिंदा रहने का प्रयत्न, उनको शुभकामना देते हैं। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, एक बहुत अच्छी भाषा, विस्तृत विकसित है। रही बात तीसरी लैंग्वेज करके कैसे सिखाना, कब सिखाना, उस विषय पे अनेक बार चर्चा होती है, चर्चा होगी। जिस शिवसेना पर कब्जे की जंग ने उद्धव और राज ठाकरे को दूर किया, अब उसी के अखंड संस्करण की बात होने लगी। इसकी वजह महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद है, जिसमें दोनों भाइयों को सियासी वापसी का एक साथ मौका नजर आया। आता ही भाषिक आणीबाणी ते राखतायत, ही भाषिक आणीबाणी आहे आणि त्याचा विरोध हा आम्ही तर करणार आहोत। पण विशेष म्हणजे शिवसेनेतले गद्दार जे जिकडे मिंदेपणाने राहतायत त्यांना सुद्धा आता बाळासाहेबांचे विचार काय आहेत हे मराठीतून पुन्हा सांगण्याची वेळ आलेली आहे। आम्ही कोणती सक्ती ही स्वीकारणार नाही। हिंदी जबरदस्तीने शिकलं नाही याचा अर्थ हिंदी कोणाला येत नाही अशातला भाग नाहीये। हिंदी सगळ्यांना येत असतं। आपला देश हा संघराज्य पद्धतीचा आहे। आपल्या देशाची जी काय वाटणी झालेली, वाटणी म्हणजे मांडणी, वाटणीपेक्षा मांडणी, ही भाषावार प्रांतरचना झालेली आहे। प्रत्येक भाषेनुसार तिला तिचा प्रांत मिळालेला आहे। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल। तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। त्या मोर्चाचं नेतृत्व मराठी माणूस करेल। आम्ही जे शिक्षण तज्ञ आणि जे इतर भाषा तज्ञ आणि इतर जे साहित्यिक आणि इतर जे लोक आहेत यांच्याशी देखील आम्ही बोलणार आहोत। माझं पत्र त्यांना जाणार आहे। सर्वांना त्या मोर्चाला आम्ही तिथे बोलवणार आहोत। सर्व पालकांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सरकारला एकदा कळू देत कि महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे। महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया था। बीएमसी चुनाव से पहले इस फैसले के जबरदस्त विरोध को देखते हुए फडणवीस सरकार ने आदेश वापस ले लिया। बावजूद इसके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपनी संयुक्त रैली का फैसला बरकरार रखा। राज ठाकरे जी ने एक आंदोलन की घोषणा की थी 6 तारीख और माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी 7 तारीख। 2 अलग अलग मोर्चे निकल रहे थे एक ही विषय पर। तो एमएनएस चीफ राज ठाकरे जी ने कल मुझे फोन पर बताया कि भैया ये ठीक नहीं लगता है, विषय एक है हमारा और मराठी मानुस के 2-2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि ये बात सही है, हमारे इसका अहंकार नहीं कि अलग अलग मोर्चे निकाले। उद्धव ठाकरे ने 6 जुलाई तो राज ठाकरे ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया, लेकिन बाद में दोनों भाइयों ने 5 जुलाई को एक साथ आने का फैसला किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में दोनों भाइयों के साथ नई सियासी संभावनाओं के कयास शुरू हो गए। क्या आंदोलन में, एक राजनीतिक आंदोलन में एक साथ आना, आप उसको पॉलिटिकल अलायंस नहीं मानते क्या? 2 भाई अलग अलग पार्टी है, एक विचारधारा है मराठी अस्मिता की, मराठी मानुस के कल्याण की। वो एक साथ आकर मराठी मानुस और मराठी भाषा के लिए एक आंदोलन में एक साथ चलने वाले हैं। उसका मतलब, उसका अर्थ क्या है? ये पॉलिटिकल अलायंस है। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने के बाद 27 नवंबर 2005 को अपने घर के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ से कहा था, मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं बल्कि उसके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग हैं जो राजनीति की एबीसी को नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे।
इसके बाद कितने ही मौके आए जब दोनों भाई मिले। हर मुलाकात ने दोनों के साथ आने की अटकलों को जन्म दिया, मगर हर कयास गलत निकले। लेकिन बरसों तक अलग रास्तों पर चलने वाले ठाकरे बंधु अब एक साथ एक मंच पर आने को तैयार हैं और इसकी वजह है मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने की दलील। पहले उन्होंने एक सबके मन में जहर डालने की कोशिश की। यहाँ कई सालों से, बरसों से मराठी गैर मराठी रह रहे, खुशी खुशी रह रहे हैं। उनमें अलगता पैदा करो, अलग अलग हो जाओ, फिर मराठी जो एक है उनका विभाजन करो। अब वो विफल हो गए, इसलिए अब मराठी माणूस इकट्ठा आ रहे, तो नहीं आने के लिए उन्होंने आज का निर्णय लिया। तो मेळावा जरी झाला तरी त्याला काही पक्षीय त्याला लेबल लावण्यात काही अर्थ नाहीये, कारण हा खरा तर विजय हा मराठी माणसाचा विजय आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच या मेळाव्याकडे पाहिलं पाहिजे आणि तुम्ही देखील बघितलं पाहिजे। सवाल ये कि जिस तरह से दोनों पार्टी के नेता साथ होते दिख रहे हैं, वैसे ही राज और उद्धव भी दिखेंगे। क्या दोनों पार्टियों के नेता और अपने नेताओं के कहने पर ही ये मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं? बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना साल 1996 में की थी। शुरुआत में राज ठाकरे को उनका सियासी उत्तराधिकारी माना गया, लेकिन पार्टी उद्धव के पास गई और राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने के 20 साल बाद भी राज ठाकरे राज्य की राजनीति में चमक नहीं पाए। वहीं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं पाए। ऐसे में दोनों भाइयों को एक है तो सेफ है में ही अपना सियासी भविष्य नजर आता दिख रहा है। वैसे भी कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। उद्धव और राज ठाकरे तो चचेरे भाई हैं। बाल ठाकरे के सियासी वारिस बनने की जंग ने दोनों को अलग किया, तो अब राजनीतिक वजूद बचाने की चुनौती दोनों को एक कर सकती। सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज की एकता शिवसेना के पुराने अच्छे दिन वापस लौटा सकती है? अब बाला साहब ठाकरे के रहते शिवसेना की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी। साल 1990 में पार्टी ने 52, 1995 में 73, 1999 में 59 और 2004 में 62 सीटें जीती। लेकिन साल 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना दी। इसके बाद अगले चुनाव में साल 2009 में राज ठाकरे ने 13 सीट जीतकर शिवसेना को 44 पर पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद राज ठाकरे का जलवा नहीं चला। 2014 में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली तो उद्धव की पार्टी 63 सीट जीतकर सत्ता में पहुंच गई। 2019 में भी राज ने 1 और उद्धव ने 56 सीटें जीती, लेकिन 2024 के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं शिवसेना के बागी उद्धव से करीब 3 गुनी ताकत बन गए और उद्धव की पार्टी 20 सीट पर सिमट गई। अब अगर बीएमसी में भी दोनों भाई पिछड़ गए तो फिर इन दोनों की पार्टी के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लग जाएगा। अब बारी है पाकिस्तान से खबरदार करने की। 17 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर राग छेड़ा और 22 तारीख को पहलगाम हमला हो गया। अब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कश्मीर का राग एक बार फिर छेड़ा है, जिसने अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आसिम मुनीर के पैर जमीन पर नहीं है, इसीलिए सुरक्षा एक्सपर्ट पाकिस्तान से खबरदार करने को कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग। सिर्फ 22 मिनट में चित होने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ताजा धमकी दी। आसिम मुनीर ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिससे भारत को खबरदार हो जाना चाहिए। कराची में पाकिस्तानी नौसेना की पासिंग आउट परेड के दौरान आसिम मुनीर ने सिर्फ भारत को धमकी दी, बल्कि अपने खूंखार इरादे फिर से जाहिर कर दिए, खासकर कश्मीर को लेकर, जहां हो रही हिंसा को उसने कश्मीरियों की लड़ाई का नाम दिया और आतंकवाद मानने से इनकार कर दिया। आसिम मुनीर की ये बातें बताती हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी आसिम मुनीर सुधर नहीं रहे और एक बार फिर वो अपने देश के लोगों को कश्मीर का चूरन बेचने लगे हैं। आसिम मुनीर की ये बातें हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि 17 अप्रैल को आसिम मुनीर ने कहा था कश्मीर इस्लामाबाद के गले की नस, और इसके कुछ दिन बाद 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। वो कौन सी फैक्ट्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पे आपको लगा कि जनरल आसिम मुनीर का हाथ है पहलगाम हमले में?
जनरल आसिम मुनीर की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उस पे जो नेशनल नैरेटिव है उसका रुख चेंज करके अपनी पॉपुलैरिटी भी गेन करना चाहते हैं। और इसके तहत क्योंकि वो सुपर किंग है और हमेशा से पाकिस्तान में आर्मी चीफ सुपर किंग होता है और आर्मी चीफ की पहली ख्वाहिश होती है कि वो एक्सटेंशन ले, तो ये जरा लंबी एक्सटेंशन चाहते हैं। इनका इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है टेन्योर, ये पहले 5 साल पूरे करके 5 साल मजीद 10 साल ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहते हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने काम करवाया और पीछे से इनको थपकी जो है इन्होंने, चाइना ने, जाहिर बात है उनका इसमें मफाद है और वो छुपाते नहीं है अपने मफाद को, इसलिए वो खुल के बात करते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस के अंदर ही जो है वो उनकी मुठभेड़ लगी रहेगी तो चाइना विल हैव अ फ्री रन इन द ट्रेड वॉर, ऑन गोइंग ग्रेट पावर राइवलरी जो उनकी चल रही है अमेरिका के साथ। पहलगाम